Hello everyone, welcome back to today's YouTube analysis जिसमें हम करंट 360 डिग्रीज देखेंगे, पूरे करंट अफेयर देखेंगे जो आज के सारे न्यूज़पेपर्स में कवर किए हैं। ये हम स्पेसिफिकली देखेंगे यूपी पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें फैक्चुअल सवाल भी पूछे जाते हैं और थोड़े फैक्चुअल डिटेल्स यूपी पीएससी एस्पिरेंट्स को जानना जरूरी होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कवर कर रहे हैं आज का न्यूज़पेपर एंड ऑल मेजर न्यूज़पेपर्स एंड पीआईबी न्यूज़ विल बी कवर्ड इन इट। अब देखते हैं, सबसे पहला जो न्यूज है स्टबल बर्निंग को लेकर है। स्टबल बर्निंग यानी क्या होता है? जब धान का खेत होता है, उसमें सपोज आपने राइस लगाया है या वीट लगाया है, आप अगर इसको जड़ से उखाड़ेंगे तो वो सही से उखड़ेगा, वरना आप अगर बस उसको ऊपर से काट देंगे तो नीचे का जो पार्ट बच जाएगा उसको बोलते हैं स्टबल। देखिए, उसको बोलते हैं स्टबल, और इस स्टबल से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, हम उसे जला दें या तो उसे जड़ से उखाड़े। बट जड़ से उखाड़ना बहुत ही ज्यादा लेबर इंटेंसिव काम है, इसलिए ज्यादातर फार्मर्स प्रेफर करते हैं कि वो इस स्टबल को जला दे। और ऐसे माना जाता है कि पंजाब और हरियाणा में ये जो स्टबल का बर्निंग होता है, इसको जलाते हैं, उसी से दिल्ली में पोल्यूशन इंक्रीज होता है। बट ये जो रिसेंट स्टडी है इसने कहा है कि सिर्फ 14% स्टबल बर्निंग की वजह से, मतलब और भी रीजन है, और भी मेजर रीजन है जिसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन होता है। 50% रिडक्शन हुआ है स्टबल बर्निंग में, पर पीएम 2.5 लेवल्स आज भी वही है, कांस्टेंट है। क्यों? ये मेन रीजन क्या है ऐसा होने का कि है हायर कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल एट नाइट। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल रात वाली हवा में ज्यादा होती है, शो करता है कि फॉसिल फ्यूल्स जो है, यानी जो डीजल पेट्रोल की गाड़ियां चलती है, उससे ही मेजर पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली में। अगर स्टबल बर्निंग मेजर इशू होता तो CO2 लेवल स्टेबल रहते दिन और रात दोनों में, पर ऐसा है नहीं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है और PM 2.5 का, और 30% कंट्रीब्यूट करता है। स्टबल बर्निंग छोटा कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ ऑलमोस्ट 13% ही करता है। तो स्टबल बर्निंग को क्रिटिसाइज करना, उसके ऊपर ही पूरा ब्लेम डालना सही नहीं है, ऐसा ही आर्टिकल कहता है। फिर हम देख रहे हैं मेंस का क्वेश्चन। अब मेंस का क्वेश्चन क्रिटिकली एग्जामिन रोल ऑफ स्टबल बर्निंग। Okay, so the next news is about bilateral investment treaties. हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम कह रही है कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज और फॉरेन ट्रेड अग्रीमेंट्स, इनको सेपरेटली नेगोशिएट करना चाहिए। अब पहली बात तो ये है, बीआईटीज और एफटीएस में फर्क क्या है। बीआईटीज में पूरा इन्वेस्टमेंट कवर हो जाता है, इन्वेस्टर्स के डिस्प्यूट्स क्या प्रॉब्लम्स है वो सारी बीआईटी में, ट्रीटी में, मतलब इंडिया और जापान सपोज साइन कर रहे हैं तो वो लोग सब कवर कर लेंगे। बट एफटीए में सिर्फ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कवर होता है, मोस्ट टाइम सर्विसेज एंड गुड्स कवर होता है, बाकी कुछ होता नहीं है कवर। दैट इज द मेन थीम। ऑफ कोर्स बीआईटीज बहुत ज्यादा डिफरेंट है एफटीएस से, इसलिए उनको सेपरेटली ही नेगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि बीआईटीज जो है इंडिया की सॉवरेनिटी यानी सार्वभौमता पर इम्पैक्ट डालते हैं, और एक्सपर्टाइज चाहिए, ज्यादा डिटेलिंग चाहिए बीआईटीज को नेगोशिएट करने में। अब इंटरनेशनल, सबसे पहले बात क्या है, सपोज कोई तो इंटरनेशनल कंपनी है, उन्होंने किसी तो छोटे से प्लांट में इन्वेस्ट कर दिया, पर बोले ये ना बंद पड़ गई इंडस्ट्री। क्यों बंद पड़ गई? क्योंकि लोकल्स ने प्रोटेस्ट किया, या लैंड एक्विजिशन बहुत कॉस्टली रहा, तो इनके पैसे तो डूब गए ना। अब ये गवर्नमेंट पे केस करेंगे, गवर्नमेंट पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का केस चलेगा। अब इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में प्रॉब्लम्स क्या क्या है? सफिशिएंट टाइम देना चाहिए डोमेस्टिक लीगल रेमेडीज को। हमारे कोर्ट्स को आप पहले टाइम तो दीजिए, फिर इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके कंप्लेंट कीजिए। अब बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और यूएई, इन्वेस्टर्स स्टेट के खिलाफ एक्शन ले, इससे पहले स्टेट, उनकी स्टेट जिससे इन्वेस्टर्स बिलोंग करते हैं, उनकी कंट्री हमारे कंट्री के खिलाफ एक्शन लेंगी और डिस्प्यूट सेटलमेंट करेंगी। ऐसा सिचुएशन भी चल रहा है, ऐसे भी मॉडल को प्रिफर कर रही है कुछ कंट्रीज। अब आर्बिट्रेशन बायस क्या होता है? जुडिशियल डिसीजंस ऑफ होस्ट कंट्रीज को समटाइम्स वो लोग इग्नोर कर देते हैं, जो बड़ी कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज है वो। और इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज जो है, क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए उनमें, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए। अब देखिए 70% ऐसी आर्बिट्रेशन की जो केसेस है वो डेवलपिंग कंट्रीज के खिलाफ होती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का क्या एम होता है कि अनफेयर फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेने हैं, उन कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लॉइट करना है, और इसीलिए ये जो डिस्प्यूट्स है वो भी डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा होती है।
इनका ये जो केसेस होती है इनका काफी फाइनेंशियल बर्डन भी होता है। एवरेज अमाउंट क्या होता है, 1.1 बिलियन डॉलर्स। इतना ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन होता है इनका। समटाइम्स वेल्दी कॉर्पोरेट्स जो है वो ऐसे ही आर्बिट्रेशन केसेस चलाते रहते हैं और प्रोलॉन्ग डिस्प्यूट्स करते रहते हैं। और बहुत टाइम ये लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चैलेंज करने के लिए भी आर्बिट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ केसेस करते हैं। इन्वेस्टर्स जो है जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया, ये कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस भी डालते हैं नेशनल पॉलिसी मेकिंग पे। इसीलिए इंडिया ने कैसे अपनी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी रिफॉर्म कैसे चेंज करनी चाहिए, पहले तो जो मॉडल बीआईटी एक्ट है 2016 का, इसको चेंज करना चाहिए। और जो ऑनगोइंग ट्रीटी इन्वेस्टमेंट के नेगोशिएशंस है उनको ध्यान से और कंट्री स्पेसिफिक टारगेट करना चाहिए और कंट्री स्पेसिफिक उन पे सोल्यूशन लेना चाहिए। अब आपको पता है मोदी जी और ट्रम्प इनकी मीट हुई है, यूएसए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रम्प। उसके बाद हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो भी बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं और उनमें भी डिस्कशन हुए काफी ज्यादा। देखिए पहले तो बांग्लादेश में जो इशू हुआ था उसको हम इन डिटेल फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस में डिस्कस करेंगे ही। तो हियर यू जस्ट नीड टू नो कि बांग्लादेश बीमस्टेक का मेंबर है और इसके पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर की उनके फॉरेन मिनिस्टर से मीटिंग हुई है। एंड हियर यू नीड टू नो द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन यानी इंडिया को लग के जो जगह है वो। अब इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया की जगह है, यहाँ पे 3 बिलियन लोग रहते हैं और ये ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और स्ट्रेट ऑफ मलाका के बीच में लाया करते हैं और उससे 70% ग्लोबल कंटेनर ट्रेड यहाँ से पास होता है, क्योंकि यहाँ से आगे चाइना को जाने का रास्ता है और यहाँ पे सारी ऑयल फील्ड्स है। तो 70% ग्लोबल कंटेनर ट्रेड इस एरिया से पास करता है। इधर रिच कल्चर, हिस्ट्री और सिविलाइजेशन है, इसलिए इंडिया को बांग्लादेश के साथ डिप्लोमेटिक, ट्रेड और ज्योग्राफिकल टाइज बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी है। अब इंडिया यूएस का और एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे, अंडर वाटर डोमेन में अवेयरनेस टेक्नोलॉजीज का को प्रोडक्शन इंडिया यूएस के साथ करने वाला है, उसमें टेक्नोलॉजी शेयरिंग होने वाली है। इंडिया ट्रस्ट इनिशिएटिव भी यूएस के साथ इंडिया ने लॉन्च किया है, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो सकता है जो हमने कल के पेपर में देख लिया है। ओके ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं हम। एक नया बिल आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया है अबाउट फॉरेनर्स। जो फॉरेनर्स विदेशी इंडिया में आते हैं उनके विषय में रेगुलेशन के लिए नया बिल लाया गया है। पहले तो बहुत सारे बिल्स हैं, पासपोर्ट, फॉरेनर्स एक्ट, रजिस्ट्रेशन, इमिग्रेशन, ये बहुत सारे 4 एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है। इन सबको एक साथ कंबाइन करेंगे, एक बड़ा बिल बनाएंगे, ये इसका मेन एम है। इस बिल में क्या क्या होगा, डिफाइन करेगा रोल्स ऑफ इमिग्रेशन ऑफिसर्स, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, वीजा के रजिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट्स हाईलाइट करेगा और ऑब्लिगेशंस होंगे यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स या गेस्ट हाउसेस जो भी इन फॉरेनर्स को रख रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, उन पे कुछ कुछ ऑब्लिगेशंस एस्टैब्लिश होगा। अब क्यों जरूरी है रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स और पब्लिक हेल्थ जैसे कोविड में दिखाई गया है। इमिग्रेशन ऑफिसर का डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बट ये अभी बिल है, अभी ये डिस्कस होगा लोकसभा में, फिर इसका एक्ट बनेगा। अब स्ट्रॉन्गर पीनल प्रोविजंस भी दी गई है और मैकेनिज्म है, EFRRO पोर्टल है, आइडेंटिफिकेशन पोर्टल है और आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस का लिंकिंग है। सो दिस इज ऑल अ बिल, ये आगे न्यूज में आएगा जब एक्ट बनेगा और डिस्कशंस होंगी, तो दिस इज अ ग्रोइंग न्यूज जो हम देखेंगे आगे भी। अब नेक्स्ट न्यूज है कि अफगानिस्तान से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता ही जा रहा है, हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान का वहां पे टेक ओवर हो गया है, तब से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ते ही जा रहा है। अब इसका मेन रीजन ये है कि अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान लाई द कस्प। तो अफगानिस्तान को कुछ एक्सपोर्ट करना है तो पाकिस्तान के थ्रू करना पड़ता है एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया। तभी हम यहाँ पे चाबहार पोर्ट बना रहे ईरान में, ताकि हम सेंट्रल एशिया को एक्सेस कर पाए उस पोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अफगानिस्तान हमें क्या एक्सपोर्ट करता है, ड्राई फ्रूट,
ओके, सो अफगानिस्तान हमें ड्राई फ्रूट्स एक्सपोर्ट करता है एंड दैट इज द मेजर रीजन ऑफ बोस्टिंग इम्पोर्ट्स, और इंडिया की कोई इम्पोर्ट ड्यूटी भी नहीं है उस पर। अब हम एसिफोटेरिया भी इंपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान से और ईरान से, जो कि सेंट्रल एशिया में ही मिलता है। मेजर चैलेंजेस है तालिबान के रिटर्न के वजह से और इंडिया के कॉशियस ऑप्टिमिज्म के वजह से हम ट्रेड रूट्स डेवलप नहीं कर पा रहे और इकोनॉमिक रिकवरी भी प्रमोट नहीं कर पा रहे। अफगानिस्तान का इंपॉर्टेंस है कि हमें काउंटर चाइना स्ट्रेटेजी में हेल्प करता है, रीजनल स्टेबिलिटी जो कि सेंट्रल एशिया में नहीं है, और कनेक्टिविटी जो कि आगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उनमें भी हमें कनेक्टिविटी गोल्स मीट करने में हेल्प करता है। सो दैट्स इट अबाउट दिस न्यूज। नाउ नेक्स्ट न्यूज है सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन के बारे में, जो एथिक्स में आता है, और उसमें बॉय चिल्ड्रन को रेस करने में, लड़कों को बड़ा करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में राइटर अपना एक्सपीरियंस बताती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, क्योंकि सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि लड़कों को हम स्ट्रिक्टर पेरेंटल स्टाइल में रेस करें, उनको ज्यादा डिसिप्लिन रखें और एकेडमिक फोकस उन पर बनाए रखें, तो उनके भी मेंटल हेल्थ पे बहुत ही नेगेटिवली अफेक्ट होता है। तो दिस आर्टिकल वाज अबाउट दैट। देन द नेक्स्ट आर्टिकल वाज फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसमें वो बोलते हैं कि सारे जो भी डिस्प्यूट्स है वो सूटेबल नहीं है मीडिएशन के लिए। मीडिएशन यानी क्या? बात करना, एक साथ बैठ के समझौता करना, मध्यस्थता। ओके, अब मध्यस्थता के फायदे क्या है? मीडिएशन का कोर्ट से ज्यादा फायदा क्या है कि विन विन सिचुएशन होती है। विन विन सिचुएशन, अगर मैं हूं और आप है, अगर हम कोर्ट जाएंगे तो एक तो मैं जीतूंगी या आप जीतेंगे, बट मध्यस्थता में हम दोनों डिसाइड करके कोई गोल्डन मीन ढूंढ सकते हैं और विन विन दोनों जीत सकते हैं। एफिशिएंसी होती है और रिलेशनशिप्स भी बने रहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आती है लीगल सॉल्यूशंस पे, और इंडिया में लीगल एड स्ट्रक्चर को डेवलप करने में मदद होती है। न्यू टेक्नोलॉजीज जो है प्राइवेसी डेमोक्रेसी को फंडामेंटल चैलेंजेस पोस्ट करते हैं, तो दैट्स वाई मीडिएशन बहुत जरूरी है। और लॉयर्स को भी एज अ सोशल आर्किटेक्ट फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। अब ये न्यूज है, गवर्नमेंट इज सेटिंग अप अ डीरेगुलेशन कमीशन, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। उसी के अंडर गवर्नमेंट चाहती है कि लॉज जो है, रेगुलेशन जो है, जिसका फियर लोगों के मन में बना रहता है, उसको खत्म किया जाए, इसीलिए डीरेगुलेशन कमीशन सेटअप करने की बात की जा रही है गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट न्यूज है, ये जो तमिल संगमम वाराणसी में हेल्ड हुआ है, जिसमें तमिल और नॉर्थ इंडियन कल्चर्स का मिक्सचर देखा जा सकता है, नॉर्थ इंडियन कल्चर का मिक्सचर, और ये गंगा के वैली में जो डेवलप हुआ कल्चर और कावेरी के वैली में जो डेवलप हुआ, उन दोनों का संगम इसमें हुआ है। ऋषि अगस्त्य इसके मेन थीम रहे हैं। सो दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन फॉर यूपीपीएससी व्हिच कैन बी आस्क्ड। सो दैट्स इट एंड वी आर डन विद टुडेज करंट अफेयर एनालिसिस। Okay, so we are done with today's current affair analysis, current 360 degrees, and thank you so much for your valuable time. I hope आपको ये सीरीज हेल्प कर रही हो, आपको न्यूज़पेपर पूरा पढ़ने में जो प्रॉब्लम्स आती है उसको ये सीरीज सॉल्व कर पा रही हो। इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। एंड कोई भी फीडबैक हो आपका, कोई भी बात हो, आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड प्लीज सी आर अदर वीडियोज ऑल्सो, जिसमें हमने मेन्स आंसर राइटिंग पे भी गाइडेंस प्रोवाइड की है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मॉडल क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए, एटलीस्ट स्ट्रक्चर फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। और ऐसे ही इनोवेटिव करंट अफेयर ओरिएंटेड लेक्चर्स के लिए प्लीज फॉलो अस, लाइक अस, सब्सक्राइब अस, एंड थैंक यू। मिलते हैं कल। बाय।